आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 206। ऋतिक अपने सामने उस अधेड़ उम्र के आदमी की आकृति को देख सकता था। तो ये अभी मरा नहीं है। ऋतिक ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए मन ही मन कहा, हा हा हा, तुम्हारे पास बस इतना ही है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए ऋतिक से कहा। करीब से ऑब्जर्व करने कर हालांकि फ्लेम उसके स्फेयर से ब्लॉक हो गई थी और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो पसीने में भीग गया था और उसका पूरा कॉम्बैट सूट पूरी तरह से भीग गया था। आग की लपटों का झुलसा देने वाला तापमान अब भी उसे डरा रहा था। अगर ये उसकी स्ट्रॉन्ग सोर्स पावर नहीं होती जिसने आग की लपटों का विरोध करने में उसका समर्थन किया था, तो अब तक वो फ्लेम से जल हो गया होता। ये सोचते ही उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन अफसोस की बात था कि वो अब पूरी तरह से ठीक था। इस स्किल का इस्तेमाल करके तुमने अपने शरीर की काफी सारी एनर्जी खर्च कर दी है। अब मेरी बारी है। उस आदमी ने दूसरी तरफ ऋतिक की ओर देखा और जोर से कहा। उसके इतना कहते ही उसके शरीर पर हल्का नीला स्फेयर अगले ही पल गायब हो गया। अगर वो स्फेयर का इस्तेमाल करता रहा तो इसमें उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। इस समय ऋतिक का चेहरा डिप्रेस हो गया था। एज ऑफ फिनिक्स ने अभी अभी ऋतिक की बहुत सारी पावर खत्म कर दी थी और अब दोबारा हमला करने के लिए एज ऑफ फिनिक्स का इस्तेमाल करने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो आदमी मर जाए या वो मर जाए। ऋतिक ने डार्क एज भाले को कसकर पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली। इससे पहले कि वो आदमी उसकी तरफ आता, ऋतिक सीधे आगे बढ़ गया। स्विश! ऋतिक की स्पीड चरम पर पहुंच गई थी और वो किसी शैडो की तरह सामने की ओर तेजी से चला गया। तुम आज जरूर मरोगे लड़के। अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा कि ऋतिक अब भी उस पर हमला करने की कोशिश रहा था और उसे तुरंत लगा कि यह उसकी गरिमा का अपमान किया गया था। और इस फैक्ट के साथ कि ऋतिक ने उसे दबाने के लिए उस पावरफुल स्किल का इस्तेमाल किया था, वो बेहद गुस्सा हो गया था। अपने हाथ में सेवा पकड़कर उसने अचानक से ऋतिक के शरीर पर वार कर दिया। डांग! जैसे ही उसकी सेवा डार्क एज भाले से टकराई, जिसे ऋतिक ने उसकी ओर चला दिया था, एक तेज आवाज गूंज गई। अगले ही पल ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। आफ्टर ऑल यह आदमी रैंक 7 का वॉरियर था। उसके हमले का फोर्स ऋतिक के हाथ में मौजूद डार्क एज भाले तक पहुंच गया था और ऋतिक का हाथ सुन्न हो गया था, जिस कारण उसने भाला लगभग गिरा दिया था। लेकिन ऋतिक ने फिर भी डार्क एज भाले को कसकर पकड़ लिया, फिर एक कदम पीछे लिया और फिर अधेड़ उम्र के आदमी पर हमला करना जारी रखा। स्विश स्विश स्विश! जैसे ही भाला चला, हवा में एक आवाज गूंजने लगी। इसकी स्पीड सचमुच काफी फास्ट है। जब अधेड़ के आदमी ने ऋतिक द्वारा कास्ट किए गए दर्जनों भालों के भ्रम को देखा, तो उसकी आंखों में हैरानी झलकने लगी। अगर उसकी रैंक का कोई वॉरियर इस तरह की स्किल का इस्तेमाल करता, तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती। लेकिन ऋतिक केवल रैंक 5 का वॉरियर था, फिर भी उसने इतनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल किया था। चाहे तुम कितने भी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल कर लो, आज तुम नहीं बचोगे। हालांकि वो एक हाई रैंक का वॉरियर था और उसे खुद पर काफी भरोसा था, लेकिन इसके अलावा ऋतिक ने अभी अभी एक ऐसी स्किल का इस्तेमाल किया था जिसमें बहुत ज्यादा सोर्स पावर का इस्तेमाल किया गया था। अब ये लड़ाई का अंत होना चाहिए था। लड़के, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में बेहद जानलेवा इरादा था और उसकी सेवा से खड़खड़ाहट की आवाजें निकल रही थी, मानो वो अपनी सेवा में पावरफुल फोर्स को डाल रहा हो, जिससे वो सेवा कांपने लगी थी। ऋतिक ने भी बिना किसी देरी के अपनी स्टॉर्म और रोज फ्लावर स्किल से हमला कर दिया, लेकिन उस अधेड़ उम्र के आदमी ने वास्तव में ऋतिक के उन सभी हमले को चकमा दे दिया। ऋतिक ने इसको देखा और अपनी आईब्रोज चढ़ा दी। 7वीं रैंक के वॉरियर से लड़ना वास्तव में बहुत कठिन था और इस समय तेज तर्रार ऋतिक ने ये भी पाया कि उस आदमी की सेवा पर एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड की आभा जमा हो गई थी। यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? ऋतिक इस नज़ारे से काफी ज्यादा हैरान था। ऐसा लग रहा था कि वो अधेड़ उम्र का आदमी ऋतिक के हमलों से बचने के लिए अपनी फिजिकल स्किल का इस्तेमाल करते हुए गुप्त रूप से पावर इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही ऋतिक का भाला फिर से उसकी ओर गया, अधेड़ उम्र का आदमी उससे चकमा खा गया। फिर उसने दोनों हाथों से सेवा को अपने हाथ में पकड़ लिया और ऋतिक के शरीर पर वार कर दिया।
जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ा, आसपास की जगह को ऐसा लगा मानो वो फटने ही वाला हो, जिससे एक तेज आवाज गूंज गई। और इस समय ऋतिक सेवा से चमकती रोशनी को साफ साफ देख सकता था। ये लाइट सीधे ऋतिक की आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। एक ही पल में ऋतिक की आंखों के सामने सब कुछ सफेद हो गया। भाड़ में जाओ, अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया और उसके हाथ में मौजूद सेवा ने पहले ही ऋतिक के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया था। बूम! हवा में ब्लेड के टकराने की आवाज पहले से ही तेज थी, लेकिन इस समय आवाज और भी ज्यादा तेज थी, जो किसी को भी बहरा कर दे। सेवा भयानक पावर से परफेक्ट थी, जो ऋतिक के करीब जाते ही ब्लास्ट हो गयी। बूम! ऋतिक का शरीर तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाया और वो सीधे उस हमले से मारा गया। तुम कितनी भी चालें चल लो, लेकिन आज नहीं बच सकते। लेकिन जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक को 2 टुकड़ों में कर दिया, तो उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी और दूसरी तरफ हमला कर दिया। ऋतिक, जो इस समय पहले ही दूसरी तरफ था, अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी के हमले से बचने के लिए मिरर इमेज का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ऋतिक की प्रेजेंट पावर के साथ इन वॉरियर्स के हमलों से बचने के लिए उसे अपनी नॉर्मल रिएक्शन स्पीड का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था, जो उससे 2 रैंक ज्यादा थे। लेकिन ऋतिक को यह उम्मीद नहीं थी कि जब उसने मिरर इमेज का इस्तेमाल किया था तो उस अधेड़ उम्र के आदमी ने वास्तव में उस पर ध्यान दिया था। स्विश! इस समय ऋतिक ने केवल एक काली शैडो को अपनी ओर उड़ते हुए देखा और उसने उस आदमी को सीधे अपने हाथ में सेवल लहराते हुए और उसे अपने शरीर पर वार करते हुए देखा। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं होगी बच्चे, मैं तुम्हारी इन घटिया ट्रिक्स को पहले ही समझ चुका हूँ। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने चिल्लाते हुए कहा और उसके हाथ में सेवर ऋतिक का सिर काटने के लिए रेडी हो गई। स्विश! लेकिन ठीक उसी पल ऋतिक ने एक व्हाइट फ्लेम को दूसरी दिशा से अपनी ओर आते हुए देखा। पिंग! अगले ही पल वो व्हाइट फ्लेम सीधे उस सेवर से जाकर टकरा गई। वो सेवर ऋतिक के शरीर को काटने ही वाला थी, लेकिन व्हाइट फ्लेम के प्रभाव से वो वहीं पर ही अचानक से जम गई। एक अत्यंत ठंडी आभा उसकी सेवर से सीधे उस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर तक आ गई थी। अब ये क्या बला है? इस समय उस अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा कि जिस सेवर से वो ऋतिक के शरीर पर वार करने वाला था, वो सफेद आग की लपटों से भर गई थी। इन लपटों के प्रकट होने से उसकी सेवा आइस से ढंकी हुई महसूस हो रही थी। यह जरूर आइस लॉर्ड्स फायर की एनर्जी है। इस समय उसने महसूस किया कि उसकी सेवा से निकलने वाली हवा बर्फीली हो गई थी, जैसे वो उसे जमा देने वाली हो। ओह शिट! सबसे पहले वो ऋतिक के शरीर पर वार करना चाहता था, लेकिन इस समय वो ऋतिक का कुछ नहीं बिगाड़ सका और अगले ही पल उसका पूरा शरीर सीधे जमीन पर गिर गया। उसके हाथ में मौजूद सेवा भी उसके हाथ से गिरकर तेजी से जमीन पर चिपक गई। करीब से देखने पर पता चला कि जमीन पर गिरी सेवा पहले से ही आइस से ढकी हुई थी और पूरी सेवा जमी हुई लग रही थी। वे सफेद लपटें अभी भी आग की लपटों पर थीं और अभी तक बुझी नहीं थीं। इस समय ऋतिक ने एक राहत की सांस ली। दूसरी ओर परी अभी भी उन 2 वॉरियर्स जोका और अरुण से फाइट कर रही थी। ये साफ था कि परी ने ऋतिक की जान बचाने के लिए आइस लॉर्ड्स फायर का इस्तेमाल किया था। अब ऐसा लग रहा था कि ऋतिक मेरा क्लोन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल, जब तक वो इसे एक बार इस्तेमाल करता, ये हाई रैंक के वॉरियर्स आसानी से दूसरी बार इस स्किल को पहचान सकते थे, जैसा कि अभी हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन अब ऋतिक ने सोच लिया था कि वो अपनी किसी भी कमजोरी को उजागर नहीं करेगा। ऋतिक ने तुरंत अपने डार्क एज भाले को कसकर पकड़ लिया और सीधे उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ने लगा। स्विश! अगले ही पल वो उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास गया और उसके हाथ में मौजूद डार्क एज भाला सीधे उसके शरीर में घुस गया। जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखों की आईब्रोज सिकुड़ गईं, लेकिन उसका शरीर फिर भी जल्दी से ठीक हो गया। बैंग बैंग बैंग! इस समय भाले से वार करने की ताकत बहुत पावरफुल थी। यहाँ तक कि रैंक 7 के इस वॉरियर्स ने भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की थी और अब उसकी सेवा जमीन पर पड़ी थी, उस आइस लॉर्ड्स फायर की आग से कवा। उसके पास अब अपना हथियार उठाने का कोई रास्ता नहीं था। भाड़ में जाओ! तभी ऋतिक के हमले से बचते हुए उसने मौके का फायदा उठाया और उसका पंच ऋतिक के सिर पर जा लगा।
एक कर्कश आवाज के साथ ऋतिक ने उस अधेड़ उम्र के आदमी के पंच पर करंट की वेव्स को ऑब्जर्व किया जिसे उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कास्ट किया था। नहीं, ये सिल्वर थंडर वॉल्ट ब्लास्टिंग पंच तो नहीं सकती, फिर भी ये काफी हद तक उसी के जैसी हैं। ऋतिक ने अपने मन ही मन सोचा, सिल्वर थंडर लाइटनिंग फीस्ट। अगले ही पल उस अधेड़ उम्र के आदमी ने चिल्लाते हुए ऋतिक पर वार कर दिया। ऋतिक को अभी भी उसके पंच से करंट की वेव्स निकलती हुई महसूस हो रही थी और करंट की रोशनी और भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इस समय ऋतिक के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने हमले से बचने के लिए अपने शरीर को मूव किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बचकर भाग सकते हो? उस आदमी ने जोर से दहाड़ लगाई। जो पंच ऋतिक के शरीर की ओर जा रहा था वो ऋतिक का पीछा करता रहा और उसे हिट करने ही वाला था। अगले ही पल ऋतिक के चेहरे का हाव भाव बदल गए। आमतौर पर कोई भी पंच की दिशा को उसके फोर्स के कारण आसानी से नहीं बदल सकता था, लेकिन यह आदमी अभी भी अपने पंच की दिशा को जबरदस्ती बदल सकता था और वो ऋतिक को मारने ही वाला था। इस समय ऋतिक के एक्सप्रेशन में भारी बदलाव आ गया था, लेकिन अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। बूम! अगले ही पल उस अधेड़ उम्र के आदमी ने सीधे ऋतिक के शरीर पर अपना पंच मार दिया। एक धीमी आवाज के साथ ऋतिक का शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह दूर हवा में उड़ गया। वो दूर जाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। करीब से देखने पर ऋतिक के शरीर पर अभी भी कई करंट की रोशनियां चमक रही थीं। कमजोर हो तुम, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा हौंफते हुए कहा, क्योंकि जिस थंडर बोल्ट लाइटनिंग फिस्ट का उसने अभी इस्तेमाल किया था, उसने पहले ही उसके शरीर की ज्यादातर सोर्स पावर को अपने पंच में इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। उसके द्वारा अभी अभी इस्तेमाल किए गए स्किल के साथ उसका शरीर अब थका हुआ महसूस करने लगा था। तुम सचमुच एक बदमाश बच्चे हो, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक की ओर देखा और अपने होठों से निकले खून के निशान को मिटाते हुए कहा। ऋतिक स्पष्ट रूप से केवल रैंक 5 का वॉरियर था, लेकिन उसके साथ निपटना उसे काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। अब जब ऋतिक बड़ी मात्रा में करंट की लाइट से घिरा हुआ था, तो वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। यहाँ तक कि एक नॉर्मल रैंक 7 का वॉरियर भी उसके थंडर बोल्ट लाइटनिंग फिस्ट द्वारा कास्ट किए गए करंट से नहीं बच सकता था। केवल मेरे जैसा वॉरियर जिसे बचपन से ही बिजली के झटके का सामना करना पड़ा हो, वही ऐसे पावरफुल स्किल का सामना कर सकता है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने गर्व से अपनी मुट्ठी भींच ली और ऋतिक की ओर देखा और खुद से बड़बड़ाया। लेकिन जब उसे लगा कि ऋतिक मर गया था, तो उसने एक चौंकाने वाला नजारा देखा। इस समय ऋतिक के शरीर के आसपास की करंट की रोशनी नॉर्मल आंखों को दिखाई देने वाली स्पीड से कम होने लगी थी। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया था वो ये थी कि ऋतिक का शरीर ऐसे हिल रहा था मानो वो खड़ा होने वाला हो। ये कैसे हो सकता है? उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें अविश्वास से बड़ी हो गई। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लगता है तुम्हारी स्किल अभी भी मेरे लिए थोड़ी कमजोर है। ऋतिक के अपने हाथ ने डार्क एज भाले को पकड़ लिया जो उसके बगल में पड़ा था और धीरे धीरे खड़े होते ही उसे जमीन में गाड़ दिया। करंट के वोल्टेज से ऋतिक का शरीर भर गया था। न केवल ऋतिक को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था, बल्कि उसकी ताकत भी लगातार ठीक हो रही थी। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उसने पहले करंट के वोल्टेज से बचाव की ट्रेनिंग ली थी। ऋतिक के शरीर पर इस करंट की लाइट का प्रभाव गंभीर नहीं था, बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसका एंगल्फ स्किल अभी अभी एक्टिवेट हो गई थी। ऋतिक को ये जानकर हैरानी हुई कि एंगल्फ स्किल ने न केवल धीरे धीरे उस करंट की एनर्जी को ऑब्जर्व किया था और उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स में बदल दिया था, बल्कि इसने उसकी एनर्जी को फिर से भर दिया था। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, फिर भी यह ऋतिक के लिए बहुत असरदार था, जो पहले ही अपनी बहुत सारी पावर खर्च कर चुका था। कौन हो तुम? उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई जब उसने ऋतिक को देखा जो खड़ा हो गया था। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 207। अब वो अधेड़ उम्र का आदमी ऋतिक को केवल रैंक 5 के वॉरियर के रूप में नहीं देख रहा था।
क्योंकि ऋतिक ने जो पावर प्रदर्शित की थी वो बहुत अत्याचारी थी और यहाँ तक कि वो एक रैंक 7 का वॉरियर भी थोड़ा उससे काफी ज्यादा शॉक्ड था। अब वो ऋतिक को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो कोई बेवकूफ नहीं था और अब तक के मिले एक्सपीरियंस के बाद वो बता सकता था कि ऋतिक कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। उसे ऋतिक के पास से ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसने पहले भी कई पावरफुल लोगों का सामना किया हो, क्योंकि वो ऐसा करने में काफी एक्सपीरियंस नजर आ रहा था। वो स्वॉर्ड चलाने में अच्छा था, लेकिन हथियार उसके हाथ में नहीं था और अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और जिस बात ने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया था वो ये थी कि उसके पंच का ऋतिक पर कोई असर नहीं पड़ा था। डेथ रीजन एकेडमी का बस एक नया स्टूडेंट। ऋतिक ने उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से कहा। ऋतिक की बात सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। डेथ रीजन एकेडमी, ये लड़का डेथ रीजन एकेडमी का एक स्टूडेंट है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने शौक के साथ मन ही मन कहा। लेकिन फिर भी इस तरह की ताकत होना असंभव था और ऋतिक ने कहा कि वो केवल एक नया स्टूडेंट था। अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक की ओर देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा दिख रहा था और उसकी मुठ्ठियां बंधी हुई थीं। अगले ही पल वो सीधे ऋतिक के पास पहुंच गया। वो अब काफी फास्ट था और यह नजारा देखकर ऋतिक के एक्सप्रेशन बदल गए। कड़कड़ाहट, करंट के वोल्टेज उस आदमी के पंच से निकले और सीधे ऋतिक की तरफ जा गिरे। उस आदमी को अब अपने पंच की पावर पर भरोसा नहीं था, क्योंकि पहले भी वो अपनी अविश्वसनीय थंडरबोल्ट लाइटनिंग फीस्ट से ऋतिक को नीचे नहीं गिरा पाया था। अब मेरी बारी है ना? ऋतिक ने उस पंच को देखा जिसे उस आदमी ने मारा था और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। पिंग, उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों ने देखा कि ऋतिक के दाहिने हाथ से बड़ी मात्रा में करंट के वोल्टेज निकल रहे थे और अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो ये जानता था कि थंडरबोल्ट लाइटनिंग फिस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, लेकिन जिस स्किल का इस्तेमाल ऋतिक करने जा रहा था वो थंडरबोल्ट लाइटनिंग फिस्ट नहीं थी। वो स्किल उसकी स्किल के जैसे ही नजर आ रही थी, लेकिन उसकी स्किल और ऋतिक की स्किल की पावर में काफी डिफरेंस था। सिल्वर थंडरबोल्ट ब्लास्टिंग पंच, ऋतिक ने चिल्लाते हुए कहा और उसका पंच सीधे उस आदमी के पंच पर जा लगा। बूम, दोनों मुट्ठियां आपस में टकराई और एक तेज की आवाज गूंज गई। इस पर पूरा स्पेस कंपन करने लगा था। ठीक उसी समय बड़ी मात्रा में करंट की वोल्टेज फूट पड़ी और उन दोनों के शरीर को घेर लिया। कर कर कर, जमीन पर एक के बाद एक आवाजें आ रही थीं और जमीन पर कई दरारें पड़ गई थीं। खासकर वो जमीन जहां पर दोनों खड़े थे वो ढहने लगी थी। ऋतिक के दिमाग में सिस्टम इंटरफेस में एंगल्फिंग स्किल का आइकन घूमने लगा और नीचे एक नोटिस आ गया। एनर्जी ऑब्जर्विंग प्रोसेस स्टार्ट 19%, 19.8%। हालांकि इन करंट के वोल्टेज ने ऋतिक को सुनना और थोड़ा दर्द महसूस कराया था, लेकिन सामान्य तौर पर इसका ऋतिक पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। वहीं दूसरी ओर वो अधेड़ उम्र का शख्स थोड़ा असहज लग रहा था। जब उसके द्वारा कास्ट किए गए इलेक्ट्रिक करंट और ऋतिक के द्वारा कास्ट किए गए इलेक्ट्रिक करंट आपस में टकराए तो उनका असर काफी पावरफुल था और उन करंट के वोल्टेज ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर करंट के वोल्टेज से लकवाग्रस्त हो गया हो। और इस समय ऋतिक का पंच फिर से उसके शरीर पर लगने ही वाला था। ये देखकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों का रूप बदल गया और जब वो चकमा देने ही वाला था तो उसने पाया कि उसका शरीर अब कोई भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। उस पावरफुल करंट ने उसके शरीर को थोड़ा सुन्न कर दिया था और अब वो कोई रिएक्ट नहीं कर सकता था। भाड़ में जाओ, ऋतिक ने उसे घूर कर देखा और अपने पावरफुल पंच से सीधे उसके शरीर पर वार कर दिया। बूम, एक धीमी आवाज के साथ ऋतिक का पंच उसके पेट में जाला और उसका पूरा शरीर दूर हवा में उड़ गया। टोन, उसका शरीर किसी टूटी हुई डोर वाली पतंग के जैसा था। वो एक निश्चित दूरी तक उड़ गया और अपने पीछे के पेड़ों से टकरा गया। हाफ, ऋतिक द्वारा पंच मारने के बाद अब उसके शरीर की ताकत खत्म हो रही थी। इस समय ऋतिक की सांसें थोड़ी उखड़ रही थीं। इस पंच के लिए ऋतिक ने अपने शरीर की सारी ताकत खत्म कर दी थी और निश्चित रूप से जो पावर फूटी वो भी बहुत भयानक थी।
हालांकि वो आदमी रैंक 7 का वॉरियर था और शायद यह उसे मारने के लिए काफी नहीं था, और ऋतिक ने अभी तक कोई सिस्टम नोटिस नहीं सुना था, इसलिए ऐसा लगता था कि यह आदमी अभी तक मरा नहीं था। जैसे ही ऋतिक उसकी ओर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, उसने परी को देखा जो दूसरी तरफ लड़ रही थी। परी का शरीर उन दोनों वॉरियर्स के खिलाफ उनके हमलों से बच रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मुश्किल सिचुएशन में थी। लगता है ये लड़की काफी स्ट्रॉन्ग हो, अर्नव नाम के आदमी ने उस काले रंग के आदमी से कहा जो परी पर हमला कर रहा था। लेकिन भले ही उसे उसकी उम्र के हिसाब से स्ट्रॉन्ग माना जाए, उसकी तुलना हमसे नहीं की जा सकती और उसे यहीं पर मरना ही होगा। सांवले आदमी ने इस समय बेरहमी भरी आवाज में कहा। उसके हाथ में मौजूद लॉन्ग स्वॉर्ड परी की ओर आक्रामक तरीके से वार कर रही थी। स्विश स्विश स्विश, ब्लेड हवा को चीरता हुआ चला गया और उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड की आभा अत्यंत ही भयानक थी। परी बहुत तेजी से उसके वार को चकमा दे रही थी, लेकिन उस आदमी की पावरफुल स्वॉर्ड की आभा से उसके कुछ बाल कट गए थे। परी की आईब्रोज थोड़ी सिकुड़ गई और यह साफ था कि उन दो लोगों का टीम वर्क इतना वेस्ट था कि वो उन्हें आसानी से हरा नहीं सकती थी। स्विश, और इस समय जैसे ही परी का शरीर उनमें से एक के द्वारा वार की गई स्वॉर्ड से बच गया, तो दूसरे की स्वॉर्ड पहले ही परी के पीछे से वार कर चुकी थी। भाड़ में जाओ, उसकी आंखों में तीव्र जानलेवा इरादा था और उसके हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड पर स्वॉर्ड की आभा माहौल को छिन्न भिन्न करने में सक्षम लग रही थी। इस झटके से वो परी के शरीर को भेद सकता था। डंग, लेकिन ठीक उसी पल एक तेज की आवाज आई और उस आदमी की स्वॉर्ड उसके हाथ से लगभग जमीन पर गिर गई। कौन है? अगले ही पल उस आदमी के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो अचानक से पीछे पलटा और फिर जोर से दहाड़ा। वो उस लड़की का मर्डर करने के विहार करीब था। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक यंग लड़का काला भाला पकड़े हुए उसके बगल में खड़ा था। तो ये तुम हो? ऋतिक को अचानक अपने बगल में खड़ा देखकर उसके चेहरे के हाव भाव काफी बदल गए। ऋतिक ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अपने डार्क एज भाले से उस आदमी के शरीर पर वार कर दिया। तुम बस अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ऋतिक को अपनी ओर बढ़ता देखकर वो काले रंग का आदमी जोर से चिल्लाया। ऋतिक जैसे रैंक 5 के वॉरियर ने वास्तव में उस पर हमला करने का साहस किया था। ये केवल उसकी गरिमा को भड़का रहा था। डंग, उसके हाथ में मौजूद लॉन्ग स्वॉर्ड इस समय सीधे वार कर गई और एक आवाज करते हुए उसने ऋतिक के डार्क एज भाले को ब्लॉक कर दिया। हालांकि ऋतिक का हमला ब्लॉक हो गया था, फिर भी उसे अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड से भारी ताकत महसूस हो रही थी, जिससे उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया था। ये बच्चा बहुत पावरफुल है। वो आदमी इस समय काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन ऋतिक ने इसकी परवाह न कर अपने डार्क एज भाले से उस आदमी पर हमला करना जारी रखा। बैंग बैंग बैंग, ऐसा लग रहा था कि भाला दर्जनों काली शैडोज में बदल गया था और बाहर निकलते ही उसका ब्लेड हवा में कट गया। लेकिन वो आदमी भी लगातार ऋतिक के हमलों को चकमा दे रहा था। आफ्टर ऑल, वो एक हाई रैंक का वॉरियर था और ऋतिक के लिए अपनी फिजिकल स्किल का इस्तेमाल करके उस पर वार करना अभी भी एक चुनौती थी। ठीक उसी समय परी, जो दूसरी तरफ थी, पहले से ही उस पीली स्किन वाले एक दूसरे आदमी से लड़ रही थी। अब चूंकि उसके साथ लड़ने के लिए एक वॉरियर कम हो गया था, परी को अब उतना दबाव महसूस नहीं हो रहा था। भाड़ में जाओ। अर्नव परी के साथ जितनी देर तक लड़ता था, उसे उतनी ही ज्यादा चिंता महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने पाया कि उसके पास परी को मारने का कोई रास्ता नहीं था। एक निचले रैंक की लड़की इतनी परेशान करने वाली कैसे हो सकती थी? स्विश, जब उसके हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड ने परी पर एक बार फिर हमला किया, तो परी ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक सफेद कमल जैसी फ्लेम सीधे उसके शरीर पर जा लगी। आइस लोड्स फायर। यह नजारा देखकर उस आदमी का चेहरा अचानक से बदल गया। उसने आसपास की हवा में तापमान की गिरावट को साफ साफ महसूस किया था। मूल रूप से उसकी स्वॉर्ड सीधे परी के शरीर को छेदने वाली थी, लेकिन आइस लोड्स फायर को देखकर उसके पास चकमा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बूम, जैसे ही उसने परी के वार को चकमा दिया, आइस लोड्स फायर का हमला उस जगह पर जा लगा जहां वो आदमी पहले खड़ा था और एक आसमान को चीरने वाली आवाज गूंज उठी। अगले ही पल जमीन पर हर तरफ आइस से ढका एक विशाल एरिया नजर आने लगा,
जिस पर आइस लोड्स फायर ने ऐसा वार किया था मानो उसने आसपास के पूरे एरिया को जमा दिया हो। क्या तुमने आइस लोड्स फायर की एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया? उस आदमी ने चेहरे पर शौक के साथ परी से सवाल किया। अगर परी ने आइस लोड्स फायर की एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं किया होता तो ऐसी पावरफुल ऊर्जा को छोड़ना इम्पॉसिबल था। परी ने उसे बेरहमी के साथ देखा और उससे कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड पकड़ी और सीधे ऊपर पहुंच गई। ओह नो! जब उस आदमी ने परी को भागते हुए देखा तो उसके एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। इस बार वो परी के हमले से पूरी तरह से घबरा गया था। अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ जैसे ही उसने परी से लड़ना जारी रखा, अगले ही पल एक पावरशाली स्वॉर्ड की आभा फूट पड़ी। डांग डांग डांग, दो लॉन्ग स्वॉर्ड्स आपस में टकराने लगी और एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगी। फॉलिंग पेटल्ड, परी ने उस आदमी की ओर देखा जो साफ साफ चिंतित नजर आ रहा था और उसे मारना चाहता था और तुरंत उसके हमले से बचते हुए अपने स्किल को कास्ट कर दिया। स्विश, परी का शरीर एक दर्जन सफेद भ्रमों में बदल गया, फिर उस आदमी पर सभी दिशाओं से हमला करने लगा। उस आदमी की आंखों की आईब्रोज सिकुड़ गईं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि परी का असली शरीर कौन सा था। कई सफेद भ्रमों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था और इस समय उन सभी परछाइयों के हाथों में एक एक लॉन्ग स्वॉर्ड थी और वे उस पर हमला कर रही थी। ठीक उसी पल उसने देखा कि उसकी आंखों के कोने से दूसरी ओर एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। अगले ही पल उसका शरीर तुरंत मूव हुआ और फिर उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से उस दिशा में वार कर दिया। पिंग, अगले ही पल एक धीमी आवाज गूंजी और उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है। जब उसने अविश्वास से अपने सामने खाली जगह को देखा तो उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई। वो अपने सीने पर एक लॉन्ग स्वॉर्ड देख सकता था जिसने उसे पीछे से सूली पर चढ़ा दिया था। अलविदा, परी जो उसके पीछे खड़ी थी, उसने लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली और धीरे से कहा। थड, अगले ही पल उस आदमी का शरीर जमीन पर गिर गया और उसके चेहरे पर एक हैरानी थी। तुमने ये कैसे किया? हालांकि उसका दिल छेद दिया गया था, लेकिन एक वॉरियर की पावर नॉर्मल लोगों की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी और यही वजह थी कि वो तुरंत नहीं मरा था। अब तक वो भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसे एक यंग लड़की ने जान से मार डाला था और वो एक वॉरियर थी जिसकी रैंक उससे कम थी। उसने एक नजर आसमान की ओर देखा जिसके अगले ही पल उसका शरीर कांप गया और फिर शांत हो गया। परी ने ऋतिक की ओर देखा जो अभी भी वहां पर लड़ रहा था और बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसके पास पहुंच गई। स्विश, जब उस आदमी की लॉन्ग स्वॉर्ड ऋतिक के शरीर को छेदने ही वाली थी कि तभी उसने ऋतिक के पीछे एक सफेद आकृति को देखा। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, उसने एक ठंडी रोशनी चमकती हुई देखी। डांग, उसके हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड से ऐसा लगा मानो उसने किसी चीज से टकराकर आवाज की हो। परी, ऋतिक ने मुड़कर देखा तो परी उसके बगल में दिखाई दे रही थी। उसके हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड उस सांवले आदमी की लॉन्ग स्वॉर्ड से टकरा गई थी। अर्नव, जब उस आदमी ने परी को अचानक इस तरफ आते देखा तो उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बदल गए। फिर वो पीछे की ओर मुड़ा और देखा कि अर्नव लाश जमीन पर पड़ी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके साथी को परी ने मार जान से डाला था। नहीं, यह नहीं हो सकता। अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। यह नजारा देखकर उस आदमी का चेहरा गुस्से से आग बबूला हो गया और वो जोरों से चिल्लाने लगा। फिर वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से परी पर बेतहाशा वार करने लगा। उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड भयानक स्वॉर्ड की आभा से ऐसी भरी हुई थी मानो उसके शरीर की सारी पावर फूट पड़ी हो। डांग डांग डांग, लेकिन परी उससे बिल्कुल भी घबराई नहीं थी और वो आसानी से उसके हमलों का सामना कर रही थी। जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो वो सरप्राइज होने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे लगा कि परी पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 207। ये सही था, परी की ताकत वास्तव में पहले से स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। उससे ऋतिक सरप्राइज रह गया और फिर वो भी अपने भाले के साथ उस फाइट में शामिल हो गया। वो आदमी अपने साथी की मौत के कारण अपने हमलों में और ज्यादा आक्रामक हो गया था, लेकिन इस समय जैसे ही ऋतिक लड़ाई में शामिल हुआ,
न केवल उसे उस आदमी पर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो अब बेकार सिचुएशन में चला गया था। परी और ऋतिक ने एक साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने अपने हथियारों को बेतहाशा घुमाया और आदमी पर एक साथ हमला करने लगे। डांग 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 मेटल्स आपस में टकराती रहीं और उस आदमी की आंखें सदमे से भर गई, क्योंकि उसे लगा कि परी और ऋतिक के एक ही समय में हमला करने से उसके पास ब्लॉक करने की कोई पावर नहीं थी। परी की तेज स्वॉर्ड उसके शरीर के पार चली गई और उसके हाथ का पिछला हिस्सा कट गया। एक पल में उसके शरीर से ताज़ा खून बह निकला। डिवाइन नाइफ। वो आदमी इस समय पूरी तरह से घबराया हुआ था। वो जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो निश्चित रूप से ऋतिक और परी द्वारा मारा जाएगा। उसने आगे संकोच नहीं किया और सीधे अपने पावरफुल स्किल का इस्तेमाल किया। उसे सबसे पहले परी को जान से मारना होगा। इस नज़ारे को देखकर ऋतिक की आंखों का नज़ारा थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसे साफ साफ महसूस हुआ कि उस आदमी के हाथ में मौजूद लॉन्ग स्वॉर्ड ने बहुत सारी ताकत इकट्ठा कर ली थी। उस आदमी की स्वॉर्ड तेजी हवा में घूम गई और काफी तेज स्पीड से परी की ओर चली गई। भाड़ में जाओ, वो आदमी दहाड़ा। उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड किसी ठंडी रोशनी की तरह थी जो परी के शरीर को छेदने ही वाली थी। पिंग। लेकिन ठीक उसी समय एक धीमी सी गूंज गई। अपने सामने के नज़ारे को देखकर उस आदमी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। स्फेयर। उन आखिरी पलों ने परी ने अपने स्फेयर को एक्टिवेट कर दिया था। उसकी स्वॉर्ड जो पावरफुल ताकत के साथ कास्ट की गई थी, उस स्फेयर में फंस कर रह गई थी और परी के शरीर तक पहुंचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। स्विश। इस समय ऋतिक ने पहले ही अपने भाले से उस आदमी के शरीर पर वार कर दिया था। हालांकि वो आदमी परी की ताकत में अचानक बढ़त से हैरान था कि परी ऐसी सिचुएशन में भी स्फेयर को एक्टिवेट करने में सक्षम थी, लेकिन फिर भी उसने तुरंत रिएक्ट किया जब उसने ऋतिक को पीछे से उस पर हमला करते हुए देखा। वो अपनी स्वॉर्ड परी के स्फेयर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इस समय यूज पता चला कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, ऐसा लग रहा था कि उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड परी के स्फेयर में फंस गई थी और इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। ऋतिक के डार्क एज भाले की नोक उसके शरीर में छुरा घोंपने वाली थी। अगले ही पल उसके एक्सप्रेशन में भारी बदलाव आया और फिर उसने परी के स्फेयर से लॉन्ग स्वॉर्ड को बाहर निकालना छोड़ दिया और चकमा देकर सीधे दूसरी तरफ चला गया। उसकी स्पीड बहुत तेज थी और ऋतिक का हमला विफल हो गया। डांग। इस समय परी का स्फेयर भी गायब हो गया और उस आदमी की स्वॉर्ड जमीन पर गिर गई। ऐसा लगता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हो, ऋतिक ने हल्की हैरानी के साथ परी से कहा। ऋतिक के शब्दों को सुनकर परी ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, मैंने इस लोड्स फायर की एनर्जी को काफी हद तक ऑब्जर्व कर लिया है, जिससे मेरी पुरानी चोटें थोड़ी बहुत ठीक हो गई हैं। परी की बात सुनकर ऋतिक को थोड़ा पछतावा महसूस हो रहा था। अगर परी अपने सुनहरे दिनों में थी तो उसे रैंक 7 की वॉरियर होना चाहिए था। ऐसा बहुत कम देखा गया था कि उसकी उम्र का कोई इंसान रैंक 7 के वॉरियर के लेवल तक पहुंच गया हो। ऋतिक को इस समय अपने ऊपर थोड़ी शर्म आ रही थी। उसकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। चलो अब इस लड़ाई को यही खत्म करते हैं। ऋतिक को अपने ही ख्यालों में खोया देखकर परी ने उसे कहा। परी की बात सुनकर ऋतिक ने अपनी नजरें उस आदमी की ओर कर ली। वो अब विपरीत दिशा में छलांग लगा चुका था और ऋतिक और परी को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई के कारण परी की ताकत न केवल कमजोर होगी बल्कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा हालांकि ऋतिक रैंक 5 का वॉरियर था, लेकिन उसकी लड़ने की पावर स्ट्रॉन्ग थी। उसके हाथ में मौजूद डार्क एज भाला किसी प्रकार के स्ट्रॉन्ग मेटल से बना था और बेहद तेज था। अब उसके माथे से ठंडा पसीना छूटने लगा था और उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। ऐसे में लड़ाई जारी रखना उसके लिए एक बेकार ऑप्शन था। लेकिन अगर वो अब यहाँ से चला गया तो वो हार के साथ नहीं रह सकता। वो बदला लेना चाहता था। हा, क्या तुम अब और नहीं लड़ सकते?
जब ऋतिक और परी आगे की ओर दौड़ने लगे और उस आदमी पर हमला करने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उस परिचित आवाज को सुनकर ऋतिक की आंखें बड़ी हो गईं। पलक झपकते ही उसने देखा कि दूसरी तरफ एक पस्त और थका हुआ दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी मौजूद था। यह आदमी वही अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने अभी अभी ऋतिक से लड़ाई की थी और ऋतिक ने उसे हरा दिया था। ऋतिक को उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी मरा नहीं था। तुम अभी तक मरे नहीं हो। ऋतिक काफी ज्यादा हैरान था। अभी उसके हमले से भले ही यह आदमी मरा नहीं हो, लेकिन फिर वो इस सिचुएशन में वापस नहीं आ सकता था। उसके शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था और चेहरे पर काफी खरोंचें थीं। वो बहुत पस्त लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अभी भी जोश था और उसकी मसल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। तो तुम्हें इस बच्चे ने जान से नहीं मारा? उस आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी को उनकी ओर आते हुए देखा और चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ कहा। उसकी बात सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया और अपना दाहिना हाथ हिलाकर उसकी ओर कुछ चीज फेंकी। वो आदमी इससे कंफ्यूज रह गया, लेकिन फिर भी उसने जो फेंका था उसे पकड़ लिया। क्या तुमने इसका यूज किया है? अपने हाथ में हल्के नीले लिक्विड के साथ छोटी टेस्ट ट्यूब देखकर इस आदमी की आंखें अचानक से बदल गईं। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचा है? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से में कहा। ऋतिक ने उस नीले टेस्ट ट्यूब की ओर देखा जिसे उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अभी अभी दूसरे आदमी की तरफ फेंका था और उसके चेहरे का भाव थोड़ा सा बदल गया। अब उसे पता चला कि यह अधेड़ उम्र का आदमी इतनी पावरफुल स्किल से हमला करने के बाद भी गपस क्यों उठ सकता था। मतलब इस आदमी ने वैन लिक्विड का यूज किया है जिससे अपनी पावर्स को कुछ टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो भी हो, लेकिन आज ये जिंदा नहीं बचेगा, ऋतिक ने शौक होते हुए मन ही कहा। फिर वो अपने हाथ में डार्क एज भाला लेकर उस आदमी की ओर जाने लगा। भाड़ में जाओ। ऋतिक को डार्क एज भाले से अपनी ओर वार करता देखकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें नफरत से भर गईं और उसने सीधे डार्क एज भाले पर एक मुक्का मार दिया। पिंग! भाले की नोक उसकी मुट्ठी से टकराई और वो हिल गया और अगले ही पल एक जोरदार आवाज गूंज गई। ऋतिक को लगा कि उसके हाथ में मौजूद डार्क एज भाला कांप रहा था और उसका हाथ भी सुन्न हो गया था। उस आदमी की मुट्ठी उसके डार्क एज भाले की ऐसी हालत भी कर सकती थी। हा, यह कोई मामूली लिक्विड नहीं है। यह एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन फॉर्मूला है। जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक का हैरान चेहरा देखा तो वो जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वही दूसरी वो परी इस समय पहले से ही उस दूसरे आदमी पर हमला कर रही थी। वो काफी फास्ट थी और ठीक उसी पल वो उस आदमी के पास पहुंच गई। स्विश! जब उसके हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड उस आदमी के शरीर को काटने ही वाली थी कि तभी वो आदमी पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अभी भी डर बना हुआ था। अगर उसने अभी तेजी से रिएक्ट नहीं किया होता तो शायद वो परी की स्वॉर्ड से मारा गया होता। उसने उस छोटी पारदर्शी शीशी को देखा जो अभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसके पास फेंकी थी और अंदर के नीले लिक्विड को ऑब्जर्व करने लगा। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस लिक्विड को अपने मुंह में डाल लिया और उसे निगल लिया। नीला लिक्विड निगलने के बाद अगले ही पल उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। इस समय परी पहले ही उसके शरीर पर हमला कर चुकी थी। हाथ में स्वॉर्ड पकड़कर वो उस आदमी के शरीर को काटने के लिए एकदम रेडी थी। यह नज़ारा देखकर उस आदमी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था और फिर उसके दाहिने हाथ ने परी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया। डांग! लेकिन इस समय वो ये देखकर सरप्राइज रह गया कि परी की लॉन्ग स्वॉर्ड ने उसका हाथ नहीं काटा था, बल्कि एक ऐसी आवाज निकली मानो मेटल्स आपस में टकराए हो। तो ये है इस लिक्विड का असर, काफी शानदार। लिक्विड का असर देखकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा। यह नज़ारा देखकर परी की आईब्रोज सिकुड़ गई, लेकिन उसके हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड ने चलना बंद नहीं किया और उस आदमी के शरीर पर लगातार हमला करना जारी रखा।
डांग डांग डांग। उस आदमी ने इस समय एक के बाद एक आवाजें निकालते हुए अपने हाथों से परी के सभी हमलों को रोक दिया। हा हा हा, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी स्वॉर्ड मेरा हाथ भी नहीं काट सकती। वो आदमी यह जानने के बाद हंसा कि परी की लॉन्ग स्वॉर्ड से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, और अब वो साफ साफ महसूस कर सकता था कि अभी अभी उस लिक्विड को लेने से उसकी ताकत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब वो इस तरह उस लड़की को आसानी से जान से मार सकता था। इस विचार से उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया। क्या तुम अभी भी मुझे जान से मारने के बारे में सोच रहे हो? वही दूसरी तरफ उस अधेड़ उम्र के आदमी ने परी को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने ऋतिक की ओर देखा जो लगातार उस पर हमला कर रहा था और बेरहम आवाज में कहा। जब उसने सोचा कि उसे अभी अभी एक रैंक 5 के वॉरियर ने गिरा दिया था, तो उसे अपमान की भावना महसूस होने लगी। इस तरह का अपमान तभी दूर हो सकता था जब वो ऋतिक का सिर उसके धड़ से काट देगा। डार्क एज भाले की नोक ऋतिक ने इस समय उसकी ओर चलाया था, अगले ही पल उसके शरीर में घुस गई और एक झनकार की आवाज सुनी जा सकती थी। यह एक बहुत ही कठोर मेटल की चीज पर प्रहार करने जैसा था और ऋतिक के वार का उसके शरीर कोई असर नहीं पड़ा। ऋतिक अपने वार करना जारी रखना चाहता था, लेकिन ठीक उसी पल उस अधेड़ उम्र के आदमी ने तेजी से उसका भाला पकड़ लिया। ये देखकर कि आंखों का नजारा थोड़ा बदल गया। फिर उसने उस आदमी के हाथ से भाला खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी के हाथ की ताकत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और डार्क एज भाला उसने मजबूती से पकड़ लिया था। उसे बाहर निकालने का अब कोई रास्ता नहीं था। भाड़ में जाओ। ठीक उसी समय उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने दूसरे हाथ से ऋतिक की ओर एक पंच मार दिया। उसकी स्पीड काफी फास्ट थी और वो पंच हवा को चीरता हुआ ऋतिक की ओर बढ़ रहा था। बूम! ऋतिक के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन इम्पोर्टेंट पलों में ऋतिक के दाहिने हाथ ने सीधे उसके शरीर को ब्लॉक कर दिया। उस अधेड़ उम्र के आदमी का पंच सीधे ऋतिक के कंधे पर जाकर लगा और पावरफुल फोर्स के कारण ऋतिक दूर उड़कर जा गिरा। डांग! गिरने के साथ ही ऋतिक का डार्क एज भाला भी जमीन पर गिर गया। हा हा हा, यह नजारा देखकर अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंस पड़ा। तुम एक कमजोर लड़के हो। ओह, ऐसा क्या? इससे पहले कि वो एक सेकंड के लिए भी खुश हो पाता, तभी दूसरी तरफ से ऋतिक की आवाज सुनाई दी। ऋतिक की आवाज सुनकर उसकी आंखें अचानक से बदल गईं और उसके चेहरे की मुस्कान बिखर गई। ऋतिक, जो मूल रूप से दूर उड़ा दिया गया था, वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर अपने कॉम्बैट सूट से धूल को साफ किया। उसने अभी अभी उस अधेड़ उम्र के आदमी के पंच को रोका था, लेकिन इस समय वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? इस नजारा को देखकर वो अधेड़ उम्र का आदमी लगभग पागल हो गया। आफ्टर ऑल उसे ऋतिक पर अपने पंच से हमला करने का एक मौका मिल गया था, लेकिन फिर भी वो ऋतिक का हाथ तोड़ने में भी कामयाब नहीं हो पाया था। अब फिर से मेरी बारी है ना? ऋतिक ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा जो अभी भी सदमे में था और चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ उसने कहा। ऋतिक ने अपनी उंगलियों को आपसे जोड़ा और उन्हें चटकाने लगा। उसका शरीर बाहर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर वो कोई नॉर्मल वॉरियर होता तो शायद उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती, लेकिन ऋतिक कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं था। हालांकि उसके पास केवल रैंक 5 के वॉरियर की ताकत थी, लेकिन वास्तव में वो एक वॉरियर था जिसने रैंक 2 के जीन लॉक को अनलॉक कर दिया था। ऋतिक का शरीर पहले से ही आम वॉरियर्स से अलग था। चाहे वो उसके ऑर्गन, मसल्स या विनी हो, वे सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन फिर भी ऋतिक को अभी भी अपने हाथ में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। ऋतिक ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और फिर उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। जेड जेड जेड। जैसे ही ऋतिक ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसकी मुट्ठियों के ऊपर बड़ी मात्रा में करंट की रोशनी टिमटिमाने लगी। उसने काफी समय से बिना हथियारों के हाथापाई नहीं की थी, इसलिए ऋतिक को थोड़ा एक्साइटेड महसूस हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। इस लड़के के पास इतनी सारी स्किल्स कैसे हो सकती हैं?
जब अधेड़ उम्र के आदमी ने यह नजारा देखा तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। ऋतिक ने अब बेहद खतरनाक आभा निकल रहा था और ठीक उसी समय उसकी आंखों के सामने एक तेज करंट की चमक के साथ एक पंच दिखाई दिया। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 209। इस समय ऋतिक की पंच पहले ही आगे की ओर चला गया था और सीधे उस आदमी की ओर बढ़ रहा था। सिल्वर थंडर वोल्ट ब्लास्टिंग पंच सी। और इस समय जैसे ही ऋतिक की सोर्स पावर उसके पंच में डाली गई, उसके हाथ में करंट की रोशनी और भी ज्यादा भयानक हो गई। पिंग। हालांकि उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने हाथ से उसके पंच को रोकते हुए तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन जब ऋतिक की पंच उस पर लगा तो एक तेज की आवाज गूंज गई। साथ ही उसके पूरे शरीर में करंट फैल गया और वो किसी टूटी पतंग की तरह दूर उड़ गया। धम। अगले ही पल उसका शरीर पीछे के पेड़ों से जाकर टकरा गया और उन पेड़ों की शाखाएं बह गई। मैं तुम्हारे हाथों नहीं मारा जाऊंगा बच्चे। हालांकि ऋतिक के वार वो अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया था और जमीन पर गिर गया था, लेकिन वो फिर जल्दी से एक खराब मूड के साथ फिर से उठ गया। उसे अपने शरीर में बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि ऋतिक ने उसे दूर फेंक दिया था, जिससे वो अब और भी पागल हो गया था। वो बेहद भयानक लग रहा था। यह इंसान अभी भी मरने का नाम नहीं ले रहा। जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखों का भाव बदल गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद करना जारी रखा और अगले ही पल, इससे पहले कि वो अधेड़ उम्र का आदमी फिर से उसकी ओर आता, ऋतिक तुरंत उसकी ओर चला गया। भाड़ में जाओ लड़के। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक को किसी शैडो की तरह अपनी ओर आते हुए देखा और वो जोर से दहाड़ा। फिर उसका दाहिनी पंच, जो कि ऋतिक के हाथ की तरह करंट से ढका हुआ था, उसने ऋतिक के शरीर पर हमला कर दिया। ऋतिक की आंखों में भी बेरहमी झलक रही थी और अब वो इससे काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अगले ही पल दोनों पंच फिर से एक साथ टकरा गए और वूम, एक पावरफुल फोर्स के साथ आसपास की जमीन एक बार फिर से हिल गई। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा कि उसका पंच ऋतिक के पंच से टकरा गया था और वे एक समान पावर के साथ कास्ट थे, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से हो गया। कोई लड़का उसकी बराबरी किस तरह कर सकता था। अगले ही पल उसका पंच फिर से ऋतिक के सिर पर जा लगा। वेन लिक्विड लेने के बाद उसके शरीर के सभी हिस्सों की मसल्स बहुत मजबूत हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी पंच का आकार भी बढ़ गया था और उसके हाथ से बहुत सारी नीली नसें उभरी हुई थी, जो काफी डरावनी लग रही थी। बैंग बैंग बैंग। पंचेज के आपस में टकराते ही करंट के वोल्टेज की आवाजें हवा में गूंजने लगी। ऋतिक ने यह नजारा देखा और वो उस अधेड़ उम्र के आदमी के हमलों को लगातार चकमा देता रहा। और चकमा देते समय ऋतिक ने उस अंतर का फायदा उठाया जब वो अधेड़ उम्र का आदमी हमला करने में विफल रहा और उसके शरीर पर एक ऋतिक ने एक और पंच मार दिया। पिंग। पंच सीधे उसके शरीर पर जाकर लगा, जिससे ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। क्योंकि उस आदमी का शरीर बेहद कठोर था, मानो उसका पूरा शरीर मेटल का बना हो। लेकिन ऋतिक ने हार नहीं मानी। ऋतिक के पंच से उस पर बार बार हमला किया जा रहा था, लेकिन वो ऋतिक का जान से मारने में नाकामयाब नहीं हो पा रहा था, जिससे वो अधेड़ उम्र का आदमी और भी ज्यादा उग्र हो गया था। लेकिन जितना ज्यादा वो गुस्सा होता, उतना ही ज्यादा वो ऋतिक पर हमला करने के लिए एक्साइटेड था, उतनी ही ज्यादा कमजोरियां उसने उजागर की थी। वहीं दूसरी ओर ऋतिक ने भी कुछ नोटिस किया था। उस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर की स्किन लाल होती दिख रही थी। ठीक उसी समय ऋतिक को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आह! अधेड़ उम्र का आदमी अपनी पंच लहराना चाहता था और ऋतिक पर हमला करना चाहता था, लेकिन इस समय उसे कुछ महसूस हुआ और वो जोर से चिल्लाया, क्या हो रहा है इसके साथ? ऋतिक जो पीछे हट गया था, उसने आगे देखा और पाया कि उस आदमी के चेहरे की स्किन पिघल रही थी। इस भयानक नजारा ने ऋतिक को काफी ज्यादा शॉक्ड कर दिया।
ओह नो, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने इस समय अपनी आंखें बड़ी कर ली और जब उसने अपना चेहरा अपने हाथ से ढकने की कोशिश की तो सड़े हुए मांस के टुकड़े उसकी हथेली में गिर गए। सड़ा हुआ मांस देखकर उसकी आंखें शौक के मारे फैल गईं और आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। और इस समय ऋतिक साफ साफ देख सकता था कि अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर धीरे धीरे पिघलने लग गया था। नहीं, यह नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? वो अधेड़ उम्र का आदमी अब काफी ज्यादा निराश और डिप्रेस हो गया था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका शरीर अचानक इस तरह कैसे हो गया था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखें मौत के डर से भरी थीं। जब ऋतिक ने उसे इस सिचुएशन में देखा तो उसकी आंखें सदमे से भर गई। कुछ ही समय में उस आदमी का पूरा शरीर पिघल गया और अब वो पहचानने योग्य नहीं रह गया था। यहाँ तक कि उसके चेहरे की हड्डियां भी देखी जा सकती थी। शायद यह उस वैन लिक्विड का असर है, ऋतिक ने एक राहत की सांस लेते हुए मन ही मन कहा, जिसके बाद उसने उस आदमी की ओर नजरें कर बेरहमी भरी स्माइल के साथ कहा, अलविदा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कोई भी इंसान वैन पिल्स या लिक्विड इस्तेमाल करने के बाद सही सलामत नहीं रह सकता था। अगर ऋतिक को उस अधेड़ उम्र के आदमी से एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करने थे तो उसे उस आदमी के अपने आप करने से पहले उसे जान से मारना होगा। इस विचार के साथ ऋतिक की आंखों में अचानक एक जानलेवा इरादा प्रकट हो गया। उसके दाहिने हाथ की एक लहर के साथ डार्क एज भाले का शरीर थोड़ा कांप गया, जिससे बजने की आवाजें आने लगी। स्विश! अगले ही पल डार्क एज भाला सीधे ऋतिक के हाथों में चला गया। ऋतिक ने अपने दाहिने हाथ से डार्क एज भाले को पकड़ा और फिर अचानक सामने की ओर दौड़ पड़ा। भाड़ में जाओ! पिंग! ऋतिक ने एक दहाड़ लगाई और जिस डार्क एज भाले से वार किया गया था वो तुरंत तेज रेड फ्लेम से घिर गया। इस फ्लेम के प्रकट होने से आसपास की हवा गर्म हो रही थी। टोन! अगले ही पल डार्क एज भाला जो रेड लोट्स फायर से भरा था सीधे उस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर में घुस गया। और इस समय डार्क एज भाले पर रेड लोट्स फायर की आग ने एक पल में उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। आग की लपटों ने उसके शरीर को ढक लिया, जिसमें वो पूरी तरह से झुलस गया। कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह से पिघल गया और वो सीधे जलकर कंकाल में बदल गया। मर गया कमीना! जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो उसने एक राहत की सांस ली और एक पल में उसके शरीर से थकान का एहसास महसूस होने लगा। डार्क एज भाला जमीन से चिपक गया था, जिससे उसका शरीर गिरने से बच गया। डिंग! ठीक उसी समय ऋतिक को अपने दिमाग में एक पॉपअप सुनाई दिया। रैंक 7 का वॉरियर मारा गया, आपने 300 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। यह आवाज सुनकर ऋतिक दंग रह गया। जब उसने पहले उन रैंक 7 के वॉरियर्स को जान से मारा था तो ऋतिक को इतने एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल नहीं हुए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार ये 300 मिलियन होंगे। ऋतिक के लिए ये सचमुच एक बड़ा सरप्राइज था। फिर उसने दूसरी तरफ देखा और पाया कि परी अभी भी उस आदमी के खिलाफ लड़ कर रहा थी। उस आदमी के पास कोई हथियार नहीं था और वो अपने नंगे हाथों से परी से लड़ रहा था। परी की लॉन्ग स्वॉर्ड उसके शरीर पर हिट होती गई, जिससे एक के बाद एक आवाजें आने लगी, जैसे कि वो किसी मेटल की चीज से टकराई हो। उस आदमी के पास परी को मारने का कोई रास्ता नहीं था और ये आदमी इस समय बहुत गुस्से में भी था, क्योंकि उसने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, उसकी पंच परी के शरीर पर हमला नहीं कर पा रहा था। परी की फिजिकल स्किल वास्तव में काफी यूनिक थी और वो उस पर वार नहीं कर पा रहा था। डंग! जब परी की लॉन्ग स्वॉर्ड ने उसके शरीर को फिर से हिट किया तो उस आदमी ने परी के शरीर पर अपने पंच से हमला करना जारी नहीं रखा, बल्कि उसके हाथ से तलवार छीन ली। यहाँ आओ लड़की! वो आमदी फिर हिंसक फोर्स के साथ दहाड़ा। फिर उसने परी के साथ साथ परी की स्वॉर्ड भी खींच ली। परी की आंखों का नजारा थोड़ा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अचानक इस तरह का कदम उठाएगा।
इस समय उसे अचानक अपने हाथ से एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसने एक नज़र डाली और पाया कि ऋतिक उसके सामने आ गया था और उसने उसका हाथ पकड़कर स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ लिया था। उस आदमी ने मूल रूप से सोचा था कि वो परी के साथ मिलकर परी की लॉन्ग स्वॉर्ड को अचानक खींच सकता था, लेकिन इस समय वो तलवार को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। उसने ऊपर देखा और अपने सामने ऋतिक को खड़ा पाया। आइस लोड्स फायर का इस्तेमाल करो, ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के परी से कहा। परी की रिएक्शन काफी त्वरित थी। ऋतिक ने इतना कहते ही अगले ही पल उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड पर बड़ी संख्या में सफेद लपटें दिखाई देने लगी, क्योंकि उस आदमी के हाथ ने स्वॉर्ड की नोक को कसकर पकड़ रखा था। आइस लोड्स फायर सीधे उसके शरीर में चली गई। ओह शिट! उस आदमी ने देखा कि आग की लपटें उसके शरीर तक फैल रही थी और उसने डरावनी नजरों से परी की ओर देखा। उसका हाथ जो लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ रहा था, उसने अगले ही पल उसे छोड़ दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस थोड़े से समय में आइस लोड्स फायर उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। ये सफेद लपटें बहुत अजीब थी। उनमें झुलसने जैसी कोई अनुभूति नहीं थी। इसके विपरीत यूज हार्ड कंपाने वाली ठंड लग रही थी। वो आइस लोड्स फायर में ढका हुआ था और उसके शरीर पर पहले से ही बड़ी मात्रा में आइस दिखाई दे रही थी। मैं इन चीजों से नहीं मारा जा सकता। वो आदमी जोर से दहाड़ा और उसके शरीर पर जमी आइस टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसके शरीर पर अभी भी बहुत सारी आइस लोड्स फायर थी। ऐसा लग रहा था कि चूंकि उसने वैन लिक्विड को पी किया था, इसलिए उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपने शरीर पर जल रही आइस लोड्स फायर की परवाह नहीं की और वो सीधे ऋतिक की तरफ दौड़ पड़ा। ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गईं और वो जोर से चिल्लाया, दफा हो जाओ। ऋतिक की एक दहाड़ के बाद उसने डार्क एज भाले को अचानक से घुमाया और एक जलता हुआ फायर फिनिक्स कास्ट कर दिया। इसने उस आदमी पर हमला कर दिया जो उसकी ओर लपका था। पिंग! उस आदमी ने यह नहीं सोचा था कि ऋतिक अपनी स्किल को कास्ट कर देगा। वो बिल्कुल भी बच नहीं पाया और सीधे आग की चपेट में आ गया। इसके अलावा आइस लोड्स फायर और रेड लोड्स फायर पहले स्थान पर मौजूद थे। उसी समय दो तरह की लपटें आपस में टकराईं और उनमें एक रिएक्शन होने लगी। उस रिएक्शन से विस्फोट होने जैसी तेज आवाज आ रही थी। वूम! अगले ही पल ऋतिक और परी उस पावरफुल फोर्स के कारण पीछे की ओर चले गए। हालांकि वे इस पावरफुल फोर्स से प्रभावित हुए थे, लेकिन फिर भी वे ठीक थे। दोनों लोग जल्दी से उठे और सामने की ओर देखने लगे। यह आदमी, क्या वो मर गया है? ऋतिक ने सवाल किया। उन्होंने केवल मोटी धूल उड़ती देखी थी और वे साफ साफ कुछ नहीं देख पा रहे थे। हा हा हा! अगले ही पल जोर से हंसी की आवाज गूंज उठी, जिससे ऋतिक और परी के हाव भाव बदल गए। धूल के सामने एक आकृति तेजी से फिर प्रकट हो गई। क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे इस तरह मार सकते हो? वो आदमी दूर से ऋतिक और परी को देखकर मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे बाहर चला आया। वो बहुत मारा पीटा लग रहा था और उसके बाल जलकर गेंद बन गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। शरीर पर ज्यादा से ज्यादा कुछ मैल ही था। परी की त्योरियां चढ़ गईं और उसने लॉन्ग स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ ली। जब वो सामने की ओर दौड़ने वाली थी और उस आदमी पर हमला करना जारी रखने वाली थी, ऋतिक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। परी सरप्राइज रह गई और उसने हैरान होकर ऋतिक की ओर देखा। परेशान मत हो, वो मर चुका है, ऋतिक ने हल्की स्माइल के साथ कहा। मर चुका है? जब परी ने ऋतिक की बातें सुनी तो वो हैरान रह गई। फिर उसने सामने देखना जारी रखा और वो साफ साफ देख सकती थी कि उस आदमी की स्किन लाल हो रही थी। नरक में जाओ! जब उस आदमी ने ऋतिक और परी को अपने सामने खड़े देखा तो उसकी आंखें अचानक से बदल गईं और वो जोर से दहाड़ते हुए भागने के लिए रेडी हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर वहीं पर ही फंसा हुआ था। लेकिन अगले ही पल उसे अपने शरीर में अजीब सी हरकत होती हुई महसूस होने लगी।
कुछ देर पहले ही उसे अपने शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अभी उसे वास्तव में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ था, मानो उसके पूरे शरीर का मांस और स्की छिल गई हो। दर्द के कारण उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की पुतलियां आंखों के सॉकेट से गिरने वाली हो। ये है व्हेन लिक्विड का असर। ऋतिक ने दूर से उस आदमी की ओर देखा और हंसते हुए कहा। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि उस आदमी के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था। आफ्टर ऑल उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भी सेम ऐसा ही होते हुए देखा था। इसके अलावा या तो जग जाहिर था कि जो भी वैन पिल्स या वैन लिक्विड का इस्तेमाल करेगा उसे उनके साइड इफेक्ट का सामान भी करना पड़ेगा। हालांकि वैन पिल्स उतनी खतरनाक नहीं थी, उनसे केवल एक वॉरियर कोमा में चला जाता था या फिर समय के साथ साथ वो अपनी पावर को कमजोर होता हुआ देख सकता था, लेकिन वैन लिक्विड से सीधे इंसान की मौत होती थी। प्लीज लाइक एंड कमेंट्स। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 210। ऋतिक की बात सुनकर परी ने उस आदमी की ओर देखा। उसने देखा कि उस आदमी का मांस उस स्पीड से जमीन पर गिर रहा था जो नॉर्मल आंखों से दिखाई दे रही थी। तुम लोग नर्क में जाओगे, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम लोग आज जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जा पाओगे। उस आदमी ने ऋतिक और परी की ओर देखा और इस समय वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज कमजोर और कमजोर होती जा रही थी और इस समय ये साफ साफ देखा जा सकता था कि उसके चेहरे का ज्यादा अंश मांस गायब हो गया था। सफेद दांत और उसके चेहरे पर मौजूद चीजें बची हुई थी जो बहुत डरावनी लग रही थी। उसका शरीर मूव हुआ और वो ऋतिक के पास जाना चाहता था जैसे वो उस पर हमला करना चाहता हो, लेकिन वो आधे रास्ते चला और जमीन पर गिर पड़ा। इस समय उसके शरीर का मांस लगभग गायब हो चुका था। पिंग। ऋतिक ने यह नजारा देखा और अपने हाथ में डार्क एज भाला को घुमा दिया। ठीक उसी समय ऋतिक के डार्क एज भाले से एक जलता हुआ फायर फीनिक्स बाहर निकला। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा को चीरता हुआ सीधे सामने की ओर चला गया हो। एक धीमी आवाज के साथ वो फ्लेम उस आदमी के शरीर से जाकर टकरा गई। डिंग। रैंक 7 का वॉरियर मारा गया। आपने 30 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर ऋतिक खुद को नहीं रोक सका और उसने एक राहत की सांस ली। ये साफ था कि ऋतिक ने उस आदमी को मरने से पहले आखिरी झटका दिया था, लेकिन एक्सपीरियंस पॉइंट्स की गिनती काफी कम थी। वो आदमी भी रैंक 7 का वॉरियर था, लेकिन इस आदमी को मारने से जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुआ था वो अभी अभी उस अधेड़ उम्र के आदमी को मारने से काफी दूर था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इस आदमी के शरीर पर ज्यादातर चोटें खुद उसकी वजह से ही थी? ऋतिक ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा। क्योंकि उसे पहले सिस्टम में एक बग मिला था और इसकी मरम्मत के बाद हाई लेवल वॉरियर को होने वाला नुकसान 40% से कम था, तो वॉरियर को मारने पर ऋतिक को हासिल किए एक्सपीरियंस पॉइंट्स का केवल 10वां हिस्सा आता था। इस विचार के साथ ऋतिक ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चलो काम पूरा हुआ। परी और ऋतिक ने एक ही समय में गहरी सांस ली और फिर कमजोर होकर जमीन पर बैठ गए। जब परी और ऋतिक जमीन पर गिरे तो दोनों की पीठ एक दूसरे के खिलाफ थी। ऋतिक थोड़ा कंफ्यूज रह गया और उसने महसूस किया कि माहौल कुछ अलग लग रहा था। अहम। ऋतिक ने इस समय जानबूझकर अपना गला साफ किया, फिर एक टॉपिक उठाया और सवाल परी से किया, तुम्हारी पावर अब पहले से बेहतर लग रही है। ऋतिक ने देखा था कि अभी अभी परी की ताकत काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ये सोचकर ऋतिक काफी ज्यादा हैरान था। अगर परी की ताकत पूरी तरह से वापस आ गई होती तो वो वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग रैंक 7 की वॉरियर होती। इस विचार के साथ ऋतिक को भी जोश आ गया और उसे अब ट्रेनिंग करने का मन करने लगा। वो जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और खुद को पीछे नहीं रहने देना चाहता था। हाँ, मैं अब थोड़ी ठीक हो गई हूँ।
परी ने अपना सिर हिलाया और ऋतिक से कहा, क्या तुम्हारा घाव ठीक है? ऋतिक ने कुछ सोचा और फिर आगे परी से कहा, कल दोनों को काफी चोटें आई थी, क्योंकि ऋतिक ने अपने जीन लॉक को ओपन कर दिया था। उसके घाव तेज स्पीड से ठीक हो गए थे, लेकिन परी की रिकवरी स्पीड उतनी तेज नहीं थी। इसके अलावा अभी अभी हुई घमासान लड़ाई के बाद शायद उसका घाव भी खुल गया। परी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आईब्रोज थोड़ी सी सिकुड़ गई, मानो उसे किसी तरह का दर्द महसूस हो रहा हो। ऋतिक ने उसकी तरफ नजरें की और उसे अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए देखा। उसने करीब से देखा और पाया कि उसके कंधे के पास उसके बैटल सूट के स्लिट पर खून जैसा लाल दाग था। तुम्हारे कंधे से तो खून बह रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं इस पर कुछ लगा देता हूँ। यह नज़ारा देखकर ऋतिक तुरंत उठ खड़ा हुआ और जल्दी से अपना बैग उठा लाया। छी, रोली जो उसके बैग में छिपा हुआ था नींद में लग रहा था। इस समय वो ऋतिक के बैग से बाहर निकला और जमीन पर गिर गया। फिर एक्साइटमेंट के साथ ऋतिक और परी की ओर देखने लगा। चलो अब अच्छी बच्ची की तरह मुझे मेडिसिन लगाने दो। ऋतिक ने लिक्विड की एक शीशी ली और परी से कहा। परी के जवाब का इंतजार किए बिना ऋतिक ने उसके वेटल सूट के चीरे को थोड़ा चौड़ा कर दिया। परी मूल रूप से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऋतिक की गंभीर आवाज सुनने के बाद वो इस पर रुक गई। मुझे लग ही रहा था कि इतनी भयंकर लड़ाई के बाद तुम्हारा घाव जरूर खुल गया होगा। ऋतिक ने देखा कि परी का घाव जो पहले ठीक हो गया था वो फिर से खुल गया था और उसमें से खून भी बह रहा था। ये देखकर ऋतिक के दिल में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। अपने हाथ में नीले लिक्विड की शीशी पकड़कर ऋतिक ने धीरे से परी के कंधे पर लगे घाव पर डाल दिया। ये थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सहम कर लेना। बोलते हुए ऋतिक ने नीले लिक्विड की शेष उसके कंधे पर डाल दी। ये रिकवरी लिक्विड उसने इस जगह पर आने से पहले तैयार किए गए थे। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी असर था, लेकिन ये दर्द भी उतना ही पहुंचाता था। घाव धोने से होने वाले दर्द के कारण औसत आदमी दर्द से चिल्ला सकता था या बेहोश भी हो सकता था, लेकिन इस समय परी एकदम चुप रही। जल्द ही जैसे ही नीला लिक्विड उसके घाव को धोता रहा, उसके खून के धब्बे नीले लिक्विड के साथ जमीन पर बह गए। धीरे धीरे परी की गोरी और कोमल स्किन उजागर हो गई, लेकिन उसके बीच में एक निशान था। इस तरल का रिकवरी असर काफी स्ट्रॉन्ग था। जैसे ही बहता हुआ खून धुल गया, परी का घाव अब ठीक हो गया था और कोई खून नहीं बह रहा था। बस हो गया। ऋतिक ने इस समय अपने माथे से पसीना पोंछा, फिर जमीन पर बैठ गया और उसने परी से कहा। परी ने ऋतिक की ओर देखा जो हौंफ रहा था और उसकी आंखों में उसके लिए केयर साफ साफ नजर आ रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, शुक्रिया। क्या लगा? ऋतिक को मानो कुछ सुनाई दे रहा था। फिर उसने परी की ओर देखा जो उसके सामने थी और उसने पाया कि परी का चेहरा अभी भी बेरहम था। ऋतिक ने तुरंत में अपना सिर हिलाया, शायद मेरे ही कान बज रहे होंगे। कुछ देर आराम करने के बाद वे दोनों उठ खड़े हुए। चलो एकेडमी वापस चलें। ऋतिक ने परी की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ी था और उसने उसे चलने का इशारा करते हुए कहा। हाँ, परी ने भी हमें सिर हिला दिया। फिर उन्होंने अपना बैकपैक उठाया और आगे बढ़ने लगे। जब तक वे इस रास्ते पर आगे चलते रहेंगे, वे दोनों डार्क फॉरेस्ट के नजदीकी शहर तक पहुंच जाएंगे। यूनिकॉर्न टेरा बीस्ट का सींग अभी भी उसके बैग में था। जब वो इसे शहर में लाएगा तो इसे कई अच्छी चीजों के बदले एक्सचेंज कर सकता था। इसी समय ऋतिक को अचानक दूसरी तरफ से तेज आवाज सुनाई दी। वो आवाज क्या थी? यह आवाज सुनकर ऋतिक दंग रह गई और सहजता से आगे की ओर देखने लगा। परी की आईब्रोज भी थोड़ी सी चढ़ी हुई थी और वे दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। दोनों लोगों ने एक ही समय में हाँ में अपना सिर हिलाया, फिर अपने हाथों में मौजूद हथियार लड़कर पकड़ लिए और आगे बढ़ते रहे। इस समय ऋतिक ये साफ साफ देख सकता था सामने कुछ वॉरियर मौजूद थे।
ऋतिक ने भवे चढ़ा ली क्योंकि पहले जो कुछ हुआ था उसका एक्सपीरियंस करने के बाद ऋतिक को उन वॉरियर्स के बारे में अच्छी इमेज नहीं थी जिनका उसने डार्क फॉरेस्ट में सामना किया था। टोन न। ठीक उसी समय ऋतिक ने फिर से एक तेज आवाज सुनी। इस तेज गड़गड़ाहट के कारण जमीन थोड़ी हिल गई थी। ओह नो, ये किस तरह का राक्षस है? दूसरी ओर से एक वॉरियर की आवाज आई। ऋतिक ने अपनी नजर घुमाई और उसे एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दी, एक सांप की तरह। उसका शरीर गीला और चिपचिपा था और वो बहुत घिनौना लग रहा था। ये कैसा मॉन्स्टर्स हैं? ऋतिक ने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल को एक्टिवेट कर दिया। रैंक 7 की एवोल्वील एबिलिटी तेज स्पीड मानव शरीर में एंटर कर सकती हैं और ब्लड को निगल सकती हैं। तो यह चीज भी रैंक 7 पर है, ऋतिक ने मन ही मन कहा। लेकिन ये चीज इतनी बड़ी थी कि जोंक की तरह सचमुच घिनौनी लग रही थी। और सिस्टम ने ये भी बताया कि इस चीज की खासियत ये थी कि ये इंसान के शरीर में घुस सकती थी। ये सोचकर ऋतिक को मन ही मन घबराहट होने लगी। भाड़ में जाओ। जब एक वॉरियर हाथ में हथियार लेकर उस विशाल इवोल्वील पर हमला करना चाहता था तो वो सीधे उससे टकराया और उसके शरीर में घुस गया। बाकी वॉरियर्स ने जब यह नज़ारा देखा तो उनके शरीर कांपने से बच नहीं सके और उन्होंने उस मॉन्स्टर पर हमला करना जारी नहीं रखा, बल्कि सीधे दूसरी ओर भाग गए। तुम दोनों, क्या तुम लोग मौत को दावत देकर नहीं जा रहे हो? कुछ वॉरियर्स ने ऋतिक और परी को इस ओर चलते हुए देखा और भागते समय जोर से कहा। ऋतिक ने तुरंत वहां पर उस विशाल इवोल्वील की ओर देखा जो उसकी ओर आ रही थी। उस इवोल्वील का शरीर थोड़ा पतला था और सिर काफी फास्ट था। ऐसा लग रहा था कि यह ऋतिक को वैसे ही छेदना चाहता थी जैसे उसने अभी या वॉरियर को किया था। ऋतिक की आंखों का नजारा बदल गया। जैसे ही वो उसके नजदीक आ गई, ऋतिक ने डार्क एज भाले को अपने हाथ में जोर से घुमाया और कई फीनिक्स बाहर निकल पड़े। पिंग, आग की लपटें उस इवोल्वील के शरीर से जाकर टकराईं और वो पूरी तरह से ऋतिक द्वारा छोड़े गए फीनिक्स से घिर गई। फुसफुसाहट, ये चीज पानी में रहने वाले किसी जीव की लग रही थी। अब वो आग से झुलस गई थी और उसने जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर उसका शरीर तेजी से पीछे के पानी के सोर्स तक भागने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन ऋतिक ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। वो अपने हाथ में डार्क एज भाले को कई बार लहराता रहा और एक के बाद एक फ्लेम निकलती रही जो सीधे उस इवोल्वील के शरीर से टकराती रही। इससे पहले कि वो इवोल्वील नदी में भागती, ये पूरी तरह से कोक की गेंद में जल गई। डिंग, रैंक 7 की इवोल्वील मारी गई। आपने 20 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल किए हैं। ऋतिक ने इस समय एक राहत की सांस ली। ये चीज वास्तव में काफी घिनौनी थी और यह चारों ओर हाहाकार मचा रही थी। लेकिन जैसा कि उसे उम्मीद थी, ये चीज आग की लपटों से डरती थी, इसलिए वो इससे आसानी से निपट सकता था। शुक्रिया दोस्त। एक वॉरियर जो इस समय ऋतिक के पास गिरा था, उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और फिर ऋतिक से कहा, क्या ये चीज इस नदी में थी? ऋतिक ने उस वॉरियर से सवाल किया। हाँ, हम छोटे से शहर की एक वॉरियर टीम हैं। टीम लीडर की वाइफ ने कहा कि वो ईल खाना चाहती थी, इसलिए हम उसे पकड़ने के लिए इस झील पर आए थे, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी बड़ी ईल होगी। वो आदमी अभी अभी उस इवोल्वील के बारे में सोचकर कांप उठा था। उस आदमी की बात सुनकर ऋतिक हंसने लगा, जिसके बाद वो वापस से परी के साथ अपना सफर तय करता रहा। कुछ ही समय में वे लोग उस छोटे शहर में वापस आ गए। जब वे वहां पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और सूरज डूब रहा था। हालांकि इस छोटे से शहर में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल जाती थी, लेकिन जब वो पहली बार यहाँ पर आया था तब की तुलना में यहाँ पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। ऐसा जरूर इसलिए था क्योंकि बड़ी संख्या में वॉरियर डार्क फॉरेस्ट में एंटर कर गए थे और उनमें से कई वॉरियर जान से मारे गए थे। क्या तुम लोगों ने सुना है? रेड लोड्स फायर को किसी ने छीन कर निगल लिया है। बिल्कुल नहीं, इतनी पावर किसके पास हो सकती है भला? मैंने ये सब किसी ने मुंह से सुना था।
जब ऋतिक और परी या छोटे से शहर की सड़कों पर चल रहे थे तो उन्होंने अपने आसपास के वॉरियर्स के बीच कुछ चर्चाएं सुनी। उनकी बातें सुनकर ऋतिक को थोड़ा सरप्राइज हुआ कि जो कुछ हुआ वो इतनी तेजी से फैल गया था, लेकिन अब यह उनके लिए खतरनाक साबित भी हो सकता था। आखिरकार ये जानकारी कि एक यंग लड़की ने आइस लोड्स फायर को निगल लिया था जरूर वॉरियर्स के बीच बहुत तेजी से फैल जाएगी और केवल परी ही इस चीज को पूरा करती थी, इसलिए उसे पहचानना आसान था। हालांकि आइस लोड्स फायर की एनर्जी परी द्वारा पूरी तरह से ऑब्जर्व हो गई थी, फिर भी अगर उन लोगों के कोई बुरे इरादे थे तो ये बहुत परेशानी से भरा था। मुझे काफी थकान हो रही है, हम पहले आराम करने की कोई जगह तलाशते हैं। जैसे जैसे ऋतिक आगे बढ़ता रहा उसने पाया कि कुछ वॉरियर समय समय पर उस पर और परी पर नजर डाल रहे थे, इसलिए उसने आगे चलते हुए परी से कहा। परी ने हमें अपना सिर हिलाया और उसकी बात को मना नहीं किया। दोनों तेजी से छोटे शहर के एक होटल में दाखिल हुए। माफ करना सर, लेकिन हमारे पास अब केवल एक ही कमरा बचा है। ऋतिक ने 2 कमरे बुक करने के लिए कहा, लेकिन फ्रंट डेस्क पर मौजूद कस्टमर सर्विस वर्कर ने फीकी स्माइल के साथ ऋतिक से कहा। क्या कहा? केवल एक कमरा बचा है? ऋतिक ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहा। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान ज्यादा गेस्ट यहाँ पर ठहरते हैं। उस आदमी ने माफी मांगते हुए कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आइस लोड्स फायर की न्यूज से हर एरिया के वॉरियर्स वहां पर आए थे और इसलिए उन लोगों ने पहले ही अपने अपने कमरों को बुक कर लिया था। लेकिन जब ऋतिक ने कुछ कहना चाहा तो परी, जो ऋतिक के बगल में खड़ी थी, उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, हम एक ही कमरा लेंगे। परी की बात सुनकर ऋतिक की आंखें शौक में बड़ी हो गई और उसने परी की ओर देखा जिसका चेहरा अभी भी ठंडा था। ओके, तो इसके लिए आपको मुझे 10,000 यूनियन कॉइन्स देने होंगे। वर्कर ने ऋतिक और परी को थोड़ा अजीब तरीके से देखा और कहा। परी ने अपना सिर हिलाया, फिर उसने अपना फोन निकाला और उसे स्कैन किया और ट्रांजैक्शन सफल हो गया। चलो चले, परी ने ऋतिक की ओर नजर डाली और फिर ऊपर चली गई। अगर इसे शर्म नहीं आ रही तो मैं भला क्यों शर्माने लगा। इस समय ऋतिक ने अपनी लार निगल ली और फिर मन ही मन बुदबुदाया। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।